तो स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम 23 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उन्हें देखेंगे। तो हमारा आज का पहला आर्टिकल है रत्नागिरी को लेकर। तो रत्नागिरी में अभी पुरातात्विक खुदाई हुई है। उस खुदाई में क्या हुआ है, बुद्ध के जो सिर हैं, उनकी 3-4 फीट ऊँची प्रतिमा मिली है और उनकी हथेली है, उनकी 5 फीट ऊँची मिली है। तो ये पुरातात्विक खुदाई में मिले और ये पुरातात्विक खुदाई है और यहाँ पे जो दीवार वगैरह अवशेष वगैरह मिले हैं, वो 8th 9th सेंचुरी के हैं, मतलब हर्षवर्धन के समय के थोड़ा बाद और उस टाइम के हैं। अब वैसे हम जो रत्नागिरी सुन के सबको याद आया होगा कि रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में है, पर हम आज रत्नागिरी महाराष्ट्र वाले की बात नहीं कर रहे। ये रत्नागिरी जो महाराष्ट्र का है, ये मराठा साम्राज्य में इंपॉर्टेंट था। पर जो आज रत्नागिरी की बात आई है आर्कियोलॉजी वाली, ये रत्नागिरी है उड़ीसा में। तो आज हम उड़ीसा के रत्नागिरी की हम बात कर रहे हैं। तो रत्नागिरी का अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो उड़ीसा के जाजपुर जिला है वहाँ, और ये एरिया भुवनेश्वर के थोड़ा 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक बिरभूपा नदी है और एक ब्राह्मणी नदी है, इसी के बीच ये स्थित है। तो ब्राह्मणी नदी महानदी बहती है, महानदी के थोड़ा सा ऊपर कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी का डेल्टा बनाता है और उसी के नीचे इधर की तरफ है भुवनेश्वर और ये चिल्का झील है। तो कहाँ पे, भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर की तरफ और बिरभूपा नदी और ब्राह्मणी नदियों के बीच में ये एरिया स्थित है। बुद्ध के धर्म का केंद्र है। अब हम इतना तो जानते ही हैं हिस्ट्री में कि अशोक का जब समय हुआ करता था, तो अशोका के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था कहाँ पे, उड़ीसा वाले एरिया में। क्योंकि जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, तो उड़ीसा के लोग तो कैसे हुआ करते थे, जैन धर्म के हुआ करते थे। तो उन्होंने हथियार तो उठाए नहीं थे, ज्यादातर सब जैन हुआ करते थे। पर अशोक के आने के बाद इस एरिया में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो बौद्ध धर्म का ये केंद्र के रूप में बन गया था कब, 304 3 से 232 ईसा पूर्व के आसपास ये चीजें फेमस हो चुकी थी। यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ गया था। यही एक डायमंड ट्राइंगल का हिस्सा है, जो ये एरिया है वो डायमंड ट्राइंगल एरिया है, जो उदयगिरी और ललितगिरी के साथ एरिया मिलता हुआ है। तो एरिया होते हैं जैसे गोल्डन ट्राइंगल है और ऐसी चीजें हैं। तो डायमंड ट्राइंगल वाला अगर एरिया पूछ लेगा तो कौन सा है, उदयगिरी और ललितगिरी। जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हम देखते हैं, चट्टानें कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उसी से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का केंद्र अशोक के समय बना था और यहाँ पे मिले हैं अभी रत्नागिरी से क्या, बुद्ध के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे महायान और तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो 5वीं से 13वीं सदी के बीच में यहाँ पे महायान, क्योंकि महायान वाली जो आई थी शाखा, वो तो बौद्ध जो अशोक के बाद आई थी, तो यहाँ महायान शाखा और तांत्रिक बौद्ध शाखा है, जिसका प्रचार चाइना वगैरह में भी हुआ है। उस शाखा का ये केंद्र हुआ करता था। अगर ऐसे पूछे स्टेटमेंट बना के, क्या यहाँ पे जो उड़ीसा है, उड़ीसा बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक शाखा है उसका पार्ट हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो उड़ीसा और बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, तो कई सारे ये टेम्पल वगैरह यहाँ पे हैं ही है। तो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म यहाँ पे अपनाया गया था। और इससे एक चीज और क्या हुई थी कि इस एरिया के बाद ही उत्तर दक्षिण का मार्ग खुल गया था और यहाँ से दक्षिण में भी ये फैला। और इसी के साथ साथ जो इधर दक्षिण में आएगा, दक्षिण के बाद श्रीलंका बौद्ध धर्म चला जाएगा दक्षिण से, और श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद म्यांमार, थाईलैंड। तो इस एरिया में इसका ऐसे प्रसार होता चला गया। यहाँ पे एक वंश हुआ था भौमकरा वंश। तो भौमकरा वंश ये एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं है ये, पर अब चूंकि चर्चा में तो आ सकता है कि भौमकरा वंश है। 8th और 10th सेंचुरी में बौद्ध धर्म का यहाँ उत्कर्ष किया था इन्हीं वंश के अंतर्गत में। कौन सा, भौमकरा वंश है। यहाँ वर्तमान महत्व क्या है, तो उड़ीसा बौद्ध धर्म का आज पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो हमने देखा आज उड़ीसा के रत्नागिरी के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रत्नागिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पे, उड़ीसा वाले एरिया में। अगला है सरथल घाटी में पहला विंटर फेस्टिवल। तो सरथल घाटी मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो अगर ये जम्मू कश्मीर का मैप देखें, तो जम्मू कश्मीर का मैप में ये वाला जो हिस्सा है, ये है सरथल घाटी। तो यहाँ पे पहला विंटर फेस्टिवल हुआ है। तो सरथल घाटी के जो एरिया है जम्मू कश्मीर में, वहां पे ये हुआ है। तो यहाँ पे बस यही है, ज्यादा नाम पूछा जा सकता, पहला है चूंकि। तो अगर हर बार होता तो ये शायद ना पूछा जाता। तो ये पहाड़ी के बीच में ये ऐसे मेला लगा है, तो यही है, सरथल घाटी में पहला विंटर मेला तो पहाड़ी के बीच में लगा है और पहली बार है, तो इसे ध्यान में थोड़ा रखना है।
उसके बाद अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा हुई है। तो 21 से अभी 24 की रिपोर्ट आई है, तो इसमें ये बताया गया है कि मात्र मृत्यु दर है उसमें बहुत अभूतपूर्व कमी आई है, तो 83% की इसमें कमी आ गई है। तो 90 जो 1990 में जो वैश्विक स्तर से भी गिरावट आई है, वैश्विक औसत से, मतलब 1990 की तुलना में 45% की गिरावट आई है वैश्विक औसत से। तो ये वाला हो गया। तो मेन जो है वो यही वाला है कि 83% मात्र मृत्यु दर की कमी हुई है। दूसरा है 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में 75% की कमी हुई है, तो सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर में हुई है। ऐसे ही शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, अब कुल प्रजनन दर इंपॉर्टेंट है। कुल प्रजनन दर अभी जो चल रही है वो 2 चल रही है, 2। तो 2 कैसा है, एक तरीके से न्यूट्रल है, बिल्कुल 2 वाला। वैसे होना चाहिए एग्जैक्ट 2.1 से 1 हो तभी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये है, तो 2 चल रहा है अभी 2020 से, और उस 2015 में 2.3 था, हुआ करता था। तो 2.3 15 से 20 के बीच में था, अब 2 है, तो ये थोड़ा कम है। उसके बाद है टीबी, कालाजार और इन सब के बारे में रोग उन्मूलन में प्रगति हुई है, ऐसा इसमें बताया गया था। तो 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट है। 83% शिशु मृत्यु दर, 1000 जो जीवित बच्चे, 1000 जो जन्म लेते हैं 1000 पे, उनमें से 28 है शिशु मृत्यु दर अभी, जो 14 में 39 हुआ करती थी, तो इसमें भी हमने कमी आई है। तो अभी शिशु मृत्यु दर है वो कितना है, 1000 है, और कुल प्रजनन दर 2 है, और 83 वाला है वो। अब उसके बाद है डीपीआईआईटी और अपना के बीच साझेदारी हुई है। तो डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आईआईटी वाला आईआईटी नहीं है, ये डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री का है। इसने समझौता किया है अपना के साथ। अब अपना क्या है, भारत में जो प्रमुख जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्रोग्राम है ये, जैसे लिंक्डइन हम सुनते हैं, लिंक्डइन वगैरह है, ये जॉब वाले जो होते हैं सरकारी, वैसे ये है अपना। तो एपीएन है, ये भारत में जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा, स्टार्टअप्स को उच्च प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करेगा। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर स्किलफुल है, यहाँ जाके रजिस्टर करेगा इसमें, और इसमें रजिस्टर करने के बाद ये इस हिसाब से देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे भी स्टार्टअप वगैरह होंगे और जहाँ उच्च मानव संसाधन चाहिए होंगे, युवाओं को नौकरी के क्या देंगे, अवसर देंगे। तो ये है। अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो हमारा संविधान और हमारा सम्मान, 24 जनवरी को अंबेडकर जो सेंटर है दिल्ली में, वहां पे ये मनाया गया था। तो कौन से 24 जनवरी को। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो ये याद रखना। इसका क्या है, नागरिकों को जागरूकता बढ़ाना, और इसके लिए कई क्षेत्रीय भी हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट वो तो नहीं है, पर क्षेत्रीय में एक प्रयागराज में भी हुआ है 24 जनवरी को। तो पूछा जाएगा कि हमारा संविधान और हमारा सम्मान के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है। वैसे तो दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। कब हुआ है, 24 जनवरी को हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, संविधान दिवस। तो संविधान मतलब हमारा संविधान सम्मान एक सम्मेलन। उसके बाद है भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के बारे में एक रिपोर्ट आई है। पिछले साल से 2-3 रिपोर्टें आ चुकी हैं। जब हमने 200 क्रॉस किया था तब आई थी, और उसके बाद 209 के आसपास एक रिपोर्ट में आया था, अब 217 पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये काफी बड़ी प्रगति हो चुकी है हमारी। तो गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब अब हम कौन सी ऊर्जा पे आ गए हैं, सतत ऊर्जा पे। तो 217 गीगावाट हमारी क्षमता हो चुकी है 20 जनवरी 2025 को लेकर। तो 2-3 दिन पहले तक हमने 217 गीगावाट कर ली है अपनी क्षमता। हमारी क्षमता का लक्ष्य क्या है, 500 गीगावाट हमें पहुंचना है 2030 तक। गैर जीवाश्म का मतलब बिना कोयला, बिना गैस, पेट्रोलियम, इनके बिना जो निकलेगा। मतलब सौर ऊर्जा मेन होता है, तो सन से ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ऐसी वाली जो होगा। तो 2030 तक 500 पहुंचना है, हम 217 पे पहुंच चुके हैं, और अभी पिछले ही साल हम 200 क्रॉस किए थे। तो हमने तरक्की करी है उसमें से। अब इनमें से 217 में से 47% केवल केवल योगदान किसका है, सौर ऊर्जा का। ये कुल नवीकरणीय में से 47% सौर ऊर्जा का है। उसमें से अब नई क्षमता सौर ऊर्जा में भी एक नई क्षमता का विकास हुआ है 4 गीगावाट। वो कौन सी, रूफटॉप सौर ऊर्जा। तो ये सौर ऊर्जा जो बड़े बड़े पे लगा रहते थे, अब छत पे, जो घरों की छत पे लगा लेते, उससे भी 4 गीगावाट के आसपास, 4.59 गीगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है। तो 47% अगर पूछा जाएगा तो लगभग हम कह सकते हैं आधे के आसपास तो केवल सौर ऊर्जा से ही उत्पादन है।
अब इनकी थोड़ी रैंकिंग देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा में टॉप कौन सा हो सकता है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा राजस्थान में प्राप्त होती है, तो क्योंकि वहां पे रेगिस्तानी एरिया है। तो सौर ऊर्जा में टॉप है राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी एक एरिया है कक्ष, जहाँ पे खूब मरुस्थलीय टाइप का ये एरिया है एक तरीके से, मतलब मैदान टाइप का। तो गुजरात हो, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ। उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे तमिलनाडु पर। तो गुजरात मतलब राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये टॉप तीन है। उसके बाद पवन ऊर्जा में, हमेशा से पवन ऊर्जा हम पढ़ते आए हैं तमिलनाडु में, तो पुराने डाटा के अनुसार। अब ये चेंज हो चुका है, अब क्या हो गया, गुजरात हो गया है टॉप पे, उसके बाद है कर्नाटक और उसके बाद है तमिलनाडु। तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ये टॉप पे है। तो ये हमने देखे पवन ऊर्जा की, मतलब कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया ही में है पवन ऊर्जा वाले, मतलब गुजरात में भी निकली है, उसके नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु। जबकि सौर ऊर्जा के दोनों कहाँ है, ऊपर, मतलब राजस्थान और गुजरात हैं जो दो टॉप के हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है सरकार का, 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने हैं हमें। अभी कितने हैं वर्तमान में संख्या, 605 जीआई टैग्स है, तो 605 है, और इसे 10,000 तक पहुंचाना है। तो इसके लिए समिति गठित हुई है, तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, 600 से सीधा 10, तो मतलब कई गुना हो गया। तो ये याद रखना है कितना और कब तक लक्ष्य है। उसके बाद है चेक ने लॉन्च किया वाइजर। तो चेक एक संस्था है, उसने क्या किया, वाइजर लॉन्च किया है। ये क्या है, भारत का पहला एआई क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड सुनते हैं, वो एआई से अपडेट होगा। तो कटिंग एज एआई तकनीक से ये है। इसमें क्या होगा, समय की बचत होगी, मतलब जल्दी चीजें होंगी और लाभ भी अधिक हो जाएगा। उपयोगकर्ता के सभी कार्ड और व्यापार, जो व्यापारिक खर्चों की तुलना हो सकेगी इसमें, कि किस पे कितना खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब एआई है ना, तो सब तरीके से डाटा तैयार हो जाएगा। खर्च पे निगरानी होगी, कम करना है, ज़्यादा करना है, पिछली बार में क्या था। तो अगर पूछा जाए किसने भारत का पहला एआई क्रेडिट कार्ड बनाया है, तो वाइजर, मतलब चेक का है और नाम क्या है, वाइजर। तो वाइजर है, और चेक जो कंपनी है उसका। उसके बाद है जस्टिस आलोक अराधे, जो है आलोक अराधे बने हैं बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा तो मुश्किल ही पूछा जाता है, सब हाईकोर्ट के बनते रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद है केरल के सीएम ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरू की है। जब माँ लगा देखे हो तो समझ लेना है कहाँ का नाम होगा, तमिलनाडु या केरल का नाम होगा। कवचम, कृष्णम, ऐसे करके ये साउथ में हर जगह हर शब्द के पीछे माँ शब्द को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब माँ लगाते हैं। रामम, वो राम को कहेंगे क्या, रामम वाला, तो वही है कवचम। तो केरल के सीएम ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरुआत की है। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम याद रख सकते हैं, पिनराई विजयन है। कौन सा, पिनराई विजयन। और जो इसने जिनने डेवलप किया उनका नाम क्या है, मतलब उस संस्था का, केरल की राज्य आपदा प्रबंधन संस्था है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इस स्टेट की, उसने ही इसे डेवलप किया है। और सहयोग मिला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से, और इसमें विश्व वर्ल्ड बैंक से जो है। उसके बाद है दावोस। अब दावोस वाला एरिया कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा शहर है दावोस। वहाँ क्या होता है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल देखा तो था, रिवाइज कर लेते हैं। 71 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था बैठती है। गैर लाभकारी संगठन ऐसे एनजीओ वगैरह काम करते हैं, वैसे ये गैर लाभकारी होना, लाभ के लिए नहीं मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में ये ऐसे ही मिलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय औद्योगिक मुद्दे हैं, जैसे इंडस्ट्री के मुद्दे, उन सब पे क्या होती है, चर्चा होती है और समाधान खोजा जाता है। तो एक तरीके से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक प्रतिबद्ध संस्था है, जिसमें बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े जो पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री, ऐसे लोग जाके वहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसे ये भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल नहीं आते, ग्लोबल एलीट गैदरिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ज्यादातर जाते हैं। तो कौन जाते हैं, एलीट गैदरिंग कहते हैं इसे। तो ये पूछ ले कौन सा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। 25 में भी अभी ऐसे ही हुआ, हर साल होता है, तो इस बार भी। अब मुद्दे कौन से होते हैं, वही जलवायु के मुद्दे हैं, मंदी का मुद्दा है। मंदी कौन सा, जो आर्थिक मंदी है, स्वास्थ्य है, जैसे महामारी वगैरह ना फैले, तो इन सब पे ये चर्चा करते रहते हैं। तो ये सब है इसके बारे में। अगला है जम्मू कश्मीर का एक जगह एरिया है, बदहाल करके। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बदहाल सा लगेगा, BADHAAL, और वैसे पढ़ते हैं अगर तो बदहाल करके आ जाएगा। तो बदहाल या बदहाल करके पढ़ लेना है। जम्मू कश्मीर का एक गांव है,
अब गाँव चर्चा में क्यों है? गाँव चर्चा में इस वजह से है क्या, क्योंकि यहाँ पे रहस्यमयी तरीके से 17 मौतें हो गई हैं। मौतों का कारण ऐसा नहीं है कि आतंकवादी गतिविधियां और ऐसे स्वास्थ्य के कारण कोई एक बीमारी है या कुछ खाने पीने में ऐसा जहरीला है, कुछ मतलब ऐसा है जो कंटेनमेंट है कि जोन घोषित कर दिया है कि कुछ यहाँ पे चीजें खराब है स्वास्थ्य के लिए। तो इस एरिया को, ये कौन सा एरिया है, तो नाम से याद हो जाएगा, बदहाल एरिया है, ऐसे याद कर लेना। ये एरिया कैसा, बदहाल। तो क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसा ही नाम है इसका, बदहाल। तो यहाँ पे कुछ मौतें हो चुकी हैं 45 दिनों में, 17 के आसपास। अब जम्मू कश्मीर का थोड़ा मैप रिवाइज कर लेते हैं इसी बहाने। तो जम्मू कश्मीर वाला ये एरिया है जम्मू और कश्मीर का केवल। लद्दाख का एरिया ये है, पूरा लद्दाख का एरिया। वैसे तो ये पीओके वाला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अक्साई चिन वाला एरिया। तो इधर और इधर तो ये है, पर पूरा लद्दाख का एरिया चूंकि ये हमारा ही है, चाइना और इन्होंने कब्जा करके रखा है, तो ये लद्दाख का एरिया और ये है जम्मू कश्मीर। अब इसके कुछ एरिया हम देख लेते हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे लद्दाख वाला, लेह राजधानी वाला हमेशा चर्चा में रहता है। तो इस एरिया में मिलेगा थोड़ा मैप से। जो कारगिल की लड़ाई सबको पता होगी, तो कारगिल ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है, ये कारगिल है। कारगिल वैसे ये पूरा लद्दाख कैसा एरिया है, बुद्धिस्ट है, तो ये बौद्ध है। कारगिल वाला एरिया बुद्धिस्ट नहीं है, या मुस्लिम माहौल है और भी कास्ट मिल जाएंगे, पर कारगिल अलग है। तो कारगिल वाला ये एरिया, अब कहाँ पे है कारगिल अगर पूछ लेगा, तो कारगिल जम्मू में नहीं है, अब कहाँ पे हो गया है, ये लद्दाख में हो चुका, लद्दाख में अभी के अनुसार। उसके बाद अब कुछ एरिया देख लेते हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो चर्चा में रहते हैं। जैसे कभी आतंकवादी घटना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो हमेशा कुछ चर्चा में चलते हैं। जैसे पूंछ में आतंकवादी घटना हुई थी कि नहीं, जो कैंप में घुस के आतंकवादी घुस आए थे। तो पूंछ वाले एरिया में, तो ये पाकिस्तान से देखो सटा हुआ है, तो पाकिस्तान इधर से घुस आते हैं, तो ये पूंछ वाला एरिया है, पुंछ। उसके बाद है एक मीरपुर एरिया है, राजौरी सुना होगा, राजौरी वाला एरिया। ये किश्तवाड़ भी फेमस है, तो पूंछ मिर्ज जो मीरपुर है, किश्तवाड़ एरिया, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। और जो हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, वो जम्मू असल में ये है, जम्मू वो जो जम्मू जिला है, वो जम्मू ये वाला एरिया है। हिंदू बहुल है ये मेन एरिया, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, तो ये जम्मू वाला हो गया। और ये है ऊपर की तरफ श्रीनगर। अब पुलवामा अटैक सब जानते होंगे, जो पाकिस्तान ने कराया था, तो यही है श्रीनगर के पास पुलवामा जगह। उसी के नीचे है अनंतनाग नगर जगह। तो ये हमने एरिया पूरा देख लिया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमें जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा पता होता है, पर एरिया नहीं पता होता है। तो जम्मू ये रहा, श्रीनगर ये है ऊपर की तरफ, यही है नीचे पुलवामा अनंतनाग वाला एरिया। इधर पूंछ वाला एरिया है और इधर है किश्तवाड़ वाला एरिया। तो ये अब हमें थोड़ा पता चला। और इधर रेंज कौन सी रहती है, तो पीर पंजाल रेंज है यहाँ पे। तो ये हुआ। उसके बाद है केंद्र सरकार ने एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। तो हमने जो सुबह द हिंदू वाला आर्टिकल डिस्कस किए थे, उस वाली करंट में ये था कि ये क्या है, डिजी लॉकर ही है। मतलब डिजी लॉकर आम लोगों के लिए होता है, और ये किसके लिए है एंटिटी लॉकर, ऐसे संस्था कौन से, जो बड़े बड़े संस्था होते हैं, संगठन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनका डिजी लॉकर टाइप ये एंटिटी लॉकर है। बस इतना याद रखना, 10 GB तक इसमें क्लाउड रहता है, एमएसएमई हुआ, और इन सब के लिए ये काम करेगा। उसके बाद है गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी जो खेल चल रहे हैं राष्ट्रीय वाले, उत्तराखंड में चल रही है, तो उत्तराखंड में, गुजरात में पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इतना क्यों सोच रहे हैं अभी ओलंपिक में, अभी तो हुए थे। तो ओलंपिक रिसर्च इस वजह से है कि 2036 में भारत ये सोच रहा है कि हम इतना मॉडल डेवलप कर लें और ऐसी रणनीति बना लें कि 2036 के ओलंपिक अपने यहाँ ना करा लें मेजबानी। तो ऐसा करने की 2036 की बात चल रही है, इस वजह से अभी तय नहीं है, पर केवल रणनीति पे चर्चा है। उसके लिए हुई है गुजरात में बैठक ओलंपिक रिसर्च की, तो ये याद रखना है। उसके बाद है, तो बैठक जनवरी गांधीनगर में हुई है। उसके है अगला नाइजीरिया के बारे में। तो नाइजीरिया भी ब्रिक्स का साझेदारी देश बना, ये भी हमने आर्टिकल देखा था। उनका सदस्य नहीं बना है नाइजीरिया, क्या बना है, साझेदार बना है। तो सदस्य नहीं है, केवल साझेदार है। ब्रिक्स की स्थापना भी देखी थी, 2009 में हुई थी। अब नाइजीरिया है कहाँ, तो अगर हम अफ्रीका मैप का मैप देखते हैं, तो नाइजीरिया ये वाला एरिया किसका है, नाइजीरिया का। ऊपर वाला एरिया नाइजर का है, और ये एरिया क्या कहता है, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी है ये, तो ये याद रखना है, गिनी की खाड़ी वाला एरिया है। तो नाइजीरिया हमें पता चला।
उसके बाद है महाकुंभ। महाकुंभ वाले एरिया की बात करें तो महाकुंभ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले हुए हैं कुछ। जैसे विंध्यन एक्सप्रेस को अब क्या किया जाएगा, प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक मतलब विस्तार है। तो निवेश किया जा रहा है इसमें विंध्यन एक्सप्रेस वे में। तो उत्तर प्रदेश का जब वैसे ही हम ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, तो ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया है, इसी एरिया में विंध्यनमाला है ये वाला एरिया। तो विंध्यन एक्सप्रेस वे, ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड कह रही है। इधर कौन सी रेंज है, विंध्यन रेंज। तो विंध्यन एक्सप्रेस वे इसी एरिया में तो होगा। तो यही प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी ऊपर है, चंदौली, सोनभद्र, इस एरिया में डेवलप हो रहा है क्या, विंध्याचल। तो हमें बस लोकेशन थोड़ी सी याद रखनी है। बुंदेलखंड से थोड़ा कौन सा, ये वाला एरिया है, इधर की साइड वाला, तो पूर्वी की तरफ है। इस यहाँ पे चंदौली से गाजीपुर तक जो विंध्यन पूर्वांचल का लिंक एक्सप्रेस वे, विंध्याचल और पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे, उन दोनों का लिंकेज चंदौली से गाजीपुर की तरफ होगा, मतलब चंदौली से गाजीपुर तक है। प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी में ऐसे क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, यहाँ पे ये डेवलप है। उसके बाद है एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज में, जो हमने जो एनसीआर पढ़ते हैं, एनसीआर दिल्ली वाला एरिया एनसीआर का है। तो वैसे ही एससीआर बना था स्टेट कैपिटल। तो एससीआर जो अभी हमने चर्चा में पढ़ा था, इसमें 6 जिले शामिल थे, पिछले वर्ष करंट अफेयर्स में काफी था। अब हो क्या रहा है, उसी की तर्ज पर प्रयागराज, काशी मतलब वाराणसी वाला एरिया और चित्रकूट में ऐसे क्षेत्र विकसित करे जाएंगे दो और। तो एक हो रहा है कौन सा, प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्र, दूसरा है वाराणसी विंध्यन क्षेत्र। तो तीन को मिला के दो क्षेत्र बन रहे हैं। एक प्रयागराज और चित्रकूट वाला एरिया डेवलप होगा एससीआर की तरह, दूसरा है वाराणसी, मतलब एरिया वही है उत्तर प्रदेश का, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे काफी डेवलपमेंट चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के इस एरिया में प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी क्षेत्र में क्या बनेगा, एससीआर। तो जैसे एनसीआर की तरह एससीआर बना था स्टेट वाले में, जो अपना लखनऊ में बना था 6 जिलों को जोड़ के, और अब बनना है ये प्रयागराज और चित्रकूट और वाराणसी में। उसके बाद है यूपी में 3 शहरों के लिए विकास मॉडल भी बने हैं, मतलब वो विकास मॉडल नहीं, मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करे हैं, ताकि हमें विकास करके एक मॉडल राज्य के रूप में, जिले के रूप में विकसित करना है। तो ये है मेन चीज। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड में क्या होगी, सरकार रुपए लेगी, मतलब जो म्यूनिसिपल सरकार होगी या फिर कभी कभी राज्य सरकार लेंगी, तो ये क्या है, बॉन्ड वगैरह। तो बॉन्ड सरकार जारी कर देगी और ये कहेगी कि इतने समय के लिए हमें बॉन्ड देना है, और उसके बाद सरकार क्या करेगी, बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट देती, या बॉन्ड कैसे डिस्काउंट में दिया जाता है। तो मेन बात है, बॉन्ड एक तरीके का ऐसा प्रावधान है जिससे सरकार या कोई संस्था रुपए को एकत्र करती है। तो 3 शहरों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड की बात करी गई है, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा। ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड से रुपए कमाएंगे, मतलब बॉन्ड जारी करके रुपए लेंगे, और उससे प्रयागराज में ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन होगा, ऐसे ही वाराणसी में डेवलपमेंट होगा और आगरा में डेवलपमेंट होगा। तो 3 शहर जिन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं, उनका नाम क्या है, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा। तो ये हमें पता चला इसके बारे में। तो यहाँ पे एक जो बस चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड याद रखना है कि किन किनने किया था। उसके बाद है रक्षा क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। तो रक्षा क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पश्चिमी और जो पश्चिमी और मध्य यूपी में 25% तक सब्सिडी मिलेगी, और बुंदेलखंड में अगर निवेश करते हैं कोई रक्षा क्षेत्र में और रोजगार को बढ़ाने के लिए, तो सरकार 35% तक सब्सिडी दे रही है। मतलब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा डेवलप है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा डेवलप है, तो 25% सब्सिडी सरकार देगी अगर रक्षा क्षेत्र और रोजगार में निवेश दिया जाता है। और अगर इस वाले एरिया में देते हैं, बुंदेलखंड के एरिया में, तो 35% तक देगी, क्योंकि ये पिछड़ा थोड़ा एरिया। 1 लाख रोजगार करने हैं और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। महिला उद्यमियों अगर कोई है, तो उनके लिए 2% इसमें अतिरिक्त है, जैसे 27 हो जाएगा, इधर 37 हो जाएगा। एक्स्ट्रा अगर महिला वगैरह है, तो उनके लिए सब्सिडी और बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में मुफ्त 25 लाख स्मार्टफोन और बांटे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुफ्त स्मार्टफोन क्यों बांटे जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ये क्या हो रहा है, योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को लखनऊ को इसे बनाया गया, तो यूपी डेस्को लखनऊ के लिए बनाया गया, तो ये हो गया। उसके बाद है यूपी में 4 नए मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। तो बलरामपुर में, हाथरस, कासगंज और बागपत में। तो बलरामपुर में एक तो है, तो बलरामपुर वाला एरिया देख लेना, उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया, ऊपर वाला एरिया, ये इधर बलरामपुर है। उसके बाद हाथरस आ गया, हाथरस तो इधर ही है, आगरा वाला। और कासगंज और बागपत, इन वाले एरिया में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
उसके बाद है अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2026 तक जारी रहेगा। 5वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट हुआ था, उसे फिर से बढ़ा दिया गया है, तो अब 26 तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो 5 में स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण वाला है, इंपोर्टेंट कौन सा, ग्रामीण मिशन जो था 2005 में स्टार्ट हुआ था, और अब कब तक बढ़ा दिया गया है, इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है नीरजा माधव को मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त किसे सम्मान मिला है, तो नीरजा माधव को इन्हें मिला है। तो नीरजा माधव को मैथिली वाला है। उसके बाद बीएसएनएल ने क्या किया, ऐसे जो ओटीटी हम प्लेटफॉर्म देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन वगैरह, प्राइम, ये सब है, तो वैसे ही बीएसएनएल ने क्या किया है कि आईएफटीवी या इंटरनेट फायर टीवी सेवा शुरू करी है। अभी ये बिल्कुल फ्री है, 500 टीवी चैनल मुफ्त हैं और 8 ओटीटी भी हैं। तो अगर पूछेगा आईएफटीवी जो है वो किसने शुरू किया है, तो बीएसएनएल। फुल फॉर्म क्या है, फाइबर टीवी, इंटरनेट फाइबर जो टीवी है, ये स्टार्ट किया गया, और ये भी क्या है, पूर्णतः निःशुल्क वाला है। अब अगला आर्टिकल है आयरलैंड को लेकर, एक कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्टिन दूसरी बार। तो इसका थोड़ा मैप देखना है बस आयरलैंड का। तो ये है पूरा ब्रिटेन का, जो हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया, तो ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ये पास में ही है, ये वाला एरिया आयरलैंड का एरिया, ये ऊपर स्कॉटलैंड वाला इधर पड़ जाता है। तो आयरलैंड में भी दो आयरलैंड है, अगर इसे जूम करके देखें तो इस साइड, तो आयरलैंड ये है, रिपब्लिक आयरलैंड मतलब आजाद, ये आयरलैंड कैसा आजाद है, इसकी राजधानी है डबलिन। और ये जो ऊपर का आयरलैंड है, ये अभी भी किसके अधिकार में, इंग्लैंड के अधिकार में। तो इंग्लैंड जब यूके बनता है, तो उसी के अंतर्गत ये वाला भी शामिल करते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये अभी भी किसके अंतर्गत में, इंग्लैंड के अंतर्गत में है। तो ये वाला देखा आयरलैंड ये है, तो यहीं के प्रधानमंत्री बने। तो आयरलैंड एक द्वीपीय देश है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाते तो एक आइलैंड ही तो है, तो आइलैंड है, ये द्वीपीय देश है। दूसरा क्या, आयरलैंड में ये वाला रिपब्लिक आइलैंड है, जो ये नीचे देखा हमने, ये क्या है, रिपब्लिक आइलैंड है। और ऊपर जो वाला आइलैंड है, वो उत्तरी आइलैंड कैसा है, नॉर्दर्न आइलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो ऐसा पूछा है क्या यूके में जो आयरलैंड है वो आता है, तो बिल्कुल सही रहेगा। इसकी राजधानी क्या देगी, डबलिन देगी। वैसे 1921 में ये बटे थे, जो आयरलैंड है ये दो हिस्सों में बटा था, 1921 में बटा था, और तब से ही विवाद चल रहा है कि आजाद करें ना एक कर दिया जाए। तो ऐसी चीजें चल रही हैं इसके बारे में। तो आइलैंड का देखा। उसके बाद जूट के बारे में बात करें, तो जूट क्या होता है, तो जूट एक क्या इसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर इसे कहते हैं, ये सोने की फसल कहा जाता है। तो जूट घास नहीं है, देखते में कैसा होता है, जूट घास जैसा होता है। तो ये जो पैकेट बनाए जाते हैं, ये बोरे वाले, ये सब क्या है, जूट से ही होते हैं। तो जूट एक फाइबर है, जूट क्या है, एक फाइबर है, जो एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। तो इस ये जूट का मुख्य जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, एक तो इंडिया में होता है, प्लस में बांग्लादेश में भी होता है। और इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पानी वाले क्षेत्र में होता है, तो वेस्ट बंगाल वाले एरिया में होता है, पश्चिम बंगाल में, असम में भी काफ़ी होता है, तो असम में होता है, और बिहार में होता है। तो अपने यहाँ 3 एरिया में ये ज़्यादा होता है। विशेषता क्या होती है, ये बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव निम्नीकृत है, ये क्या हो जाएंगे, कुछ समय के बाद सड़ गल जाएंगे, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाए जाते। तो इससे प्रयोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल है, तो थैले, रस्सी, कालीन, बोरी, ये सब इससे बनाए जा सकते हैं। होता कैसे है, तो जूट की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है। तो गर्म तो है ही है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा गर्मी ही सा रहता है। प्लस में ये बारिश वाले एरिया या फिर नदियों वाले एरिया में होते हैं, तो ये आर्द्र जलवायु भी होती है इनके लिए। मानसूनी जलवायु में अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा हमेशा ही चलता है, ये बीएसएफ चलाता है, तो इसे, तो बीएसएफ का एक विशेष अभियान है जो सर्दियों में चलाया जाता है। क्यों सर्दियों में चलाया जाता है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर राजस्थान वाले एरिया में, इस बॉर्डर पर डर रहता है कि कोहरे के कारण कहीं पाकिस्तान से कोई आर्मी या आतंकी गुट यहाँ पे एंट्री ना करे भारत में। तो सर्दियों में घना जब कोहरा होता है और दृश्यता कैसी होती है, कम हो जाती है, तो घटनाएं जो घुसपैठ की होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, घुसपैठ की घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन्हीं पे नज़र रखने के लिए बीएसएफ इस को चलाता है, ऑपरेशन सरदवा को। तो ये हमें पता चला कहाँ भी चल रहा है, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले जो हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊंट पे सवार होकर ऐसे ही ये जो आर्मी वाले हैं, ये निगरानी करते हैं रोड मतलब किनारे पे। तो ये वाला है।
उसके बाद है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत में 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए हैं। तो भारत के 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए हैं। औद्योगिक समूह जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है वो इससे जुड़ गए। तो जैसे मुंद्रा हुआ, मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। केरल हुआ, मुंबई हुआ, गोपालपुर हुआ और काकीनाडा हुआ। तो ये सब इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 5 नए औद्योगिक समूह हैं। तो ये इसमें है। अगला, WHO से अमेरिका तो बाहर आ गया है। अब बाहर आने के मायने क्या है तो वो थोड़ा देखते हैं कि 1.28 बिलियन अमेरिका ने योगदान दिया है पिछले 2 वर्षों में, 22-23 में दिया था। तो 1.28 बिलियन अब आगे से ये नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, जो 12% स्वीकृत बजट का हिस्सा है अमेरिका का होता है वो। और वास्तविक फंडिंग का हिस्सा जो अमेरिका के पास मतलब WHO के पास आता है फंडिंग का हिस्सा, वो 15% केवल अमेरिका ही दे देता है। तो WHO में सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका ही का होता है। तो अमेरिका अब देना इसे बंद कर देगा। तो इससे समस्या क्या आ जाएगी, अब फंडिंग की समस्या WHO पे आ जाएगी। और अगर बड़ी कोई बीमारी कोरोना ऐसा होता है तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा आज का